विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब पाकिस्तान जैसा देश सीज फायर करवा सकता है तो फिर भारत क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, आइए देख लेते हैं। किसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। आप खड़े थे या नहीं खड़े थे? मुझे सिर्फ ये इंटरेस्ट है, हम 7 आदमी खड़े थे या नहीं खड़े थे। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक संकटों से घिरा हुआ है, जिसकी राजनीति अस्थिर है, जो खुद विवादों से जूझ रहा है, अगर वही अचानक शांतिदूत बनने की बात करे तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। पाकिस्तान एक कटोरे वाला देश है, भिखारी देश है, एक दुष्ट राष्ट्र। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अटल जी लाहौर बस यात्रा लेके गए थे और पाकिस्तान ने हमारे साथ कारगिल किया था, बता दीजिए कि पाकिस्तान के लिए गाल बजाने से क्या देश का भला हो जाएगा? पाकिस्तान और मुनीर को बड़ा बताने से, सर मुझे बताइए ना, पाकिस्तान और मुनीर को बड़ा बताने से और देश के प्रधानमंत्री को छोटा बताने से क्या देश का भला हो जाएगा? देश की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। जो भी कहेंगे पेट है अमेरिका का, तो पाकिस्तान ने जो अपनी पोजीशन बनाई है, उसने अपनी पोजीशन अपनी पूरी सॉवरेनिटी को खो करके बनाई, अपनी इज्जत खो के बनाई। हमने तो कभी नहीं करा। वो पाकिस्तान कटोरे लेके घूम रहा है, पाकिस्तान पिट चुका है, आतंक का घर है। पर इस युद्ध में पाकिस्तान के पास 3 बहुत बड़े कार्ड्स हैं। एक प्रोपेगेंडा वाला मशीनरी है उनकी, वो मशीनरी फायर करती है। इधर सीधे इधर से बैठे रहते हैं कुछ लोग लपकने के लिए कि उधर से गोला आएगा हम लपक लेंगे और यहां उसको फोड़ देंगे। पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषणा करते करते पाकिस्तान मीडिएटर कब से बन गया? दिस इज व्हाई आई एम स्माइलिंग बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी विदेश नीति दरअसल इस वक्त सिर के बल खड़ी हुई है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक्सेप्टेबल है और भारत की कोई भूमिका नहीं है, तो अब काहे के विश्वगुरु हैं? हमारे आत्मसम्मान को पाकिस्तान जो रोग स्टेट था, फेल्ड स्टेट था, टेररिस्ट स्टेट था, वो पाकिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। उन्होंने इनवाइट नहीं किया है। असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। भारत की पूरी विदेश नीति, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ये विदेश नीति ये थी कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। और जब संवाद के जरिए शांति स्थापित करने की बात आती है तो भारत कहीं है ही नहीं। दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल या डिप्लोमेटिक कू है, एक तरीके से मैं कहूं। भारत की पूरी विदेश नीति, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ये विदेश नीति ये थी कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान जो रोग स्टेट था, फेल्ड स्टेट था, टेररिस्ट स्टेट था, वो पाकिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। उन्होंने इनवाइट नहीं किया है। असीम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं और भारत जो अपने आप को विश्वगुरु कह रहा था वो कहीं नहीं है। मतलब अगर भारत की विदेश नीति का फेलियर नहीं तो फिर क्या हो सकता है? और कल आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण जब लोकसभा के अंदर सुना तो उसके बाद जो तमाम टीवी चैनल्स में जो आवाजें उठ रही थी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बोला और उसके कुछ समय के बाद ट्रंप ने जो है वो पॉज का ऐलान कर दिया। अब इस बैंकरप्सी को आप क्या कहेंगे? अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी विदेश नीति दरअसल इस वक्त सिर के बल खड़ी हुई है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक्सेप्टेबल है और भारत की कोई भूमिका नहीं है, तो अब काहे के विश्वगुरु हैं? हमारे आत्मसम्मान को पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषणा करते करते पाकिस्तान मीडिएटर कब से बन गया? दिस इज व्हाई आई एम स्माइलिंग बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस इशू। आज तक किसी ने पाकिस्तान का टेरर एक्ट में बात नहीं किया, उनका आपके न्यूक्लियर वेपन के ऊपर बात नहीं किया, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनना है उसके ऊपर बात करा जा रहा है। इजराइल के पास है, ईरान के पास नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज ईरान, मैं कल रात को बहुत देर रात को एक इंटरव्यू सुन रही थी ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ की। एक्चुअली दे वर इंटरव्यूइंग वन ऑफ द लीडर फ्रॉम ईरान। इनकी इंटरव्यू स्टाइल सुन के मुझे इतना अजीब हो रहा था कि द वाइट कंट्रीज, वेस्टर्न वाइट क्रिश्चियन कंट्रीज, वो छोटे कंट्रीज को ऐसे ट्रीट करते जैसे कि वो गले के छोटे कुत्ते नहीं होते, ऐसे टाइप है। पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा वाला मशीनरी है उनकी, वो मशीनरी फायर करती है। इधर सीधे इधर से बैठे रहते हैं कुछ लोग लपकने के लिए कि उधर से गोला आएगा हम लपक लेंगे और यहां उसको फोड़ देंगे। पाकिस्तान कटोरे लेके घूम रहा है, पाकिस्तान पिट चुका है, आतंक का घर है। पर
इस युद्ध में पाकिस्तान के पास 3 बहुत बड़े कार्ड्स हैं। सबसे बड़ा कार्ड है उसका बॉर्डर विद ईरान। मुनीर ने 1000 किलोमीटर जो बॉर्डर है, जिस लंच की आप जिक्र कर रहे हैं, उस लंच में मुनीर और इन्होंने एक चीज और ऑफर करी थी ट्रंप को। क्रिप्टो करेंसी की तो डील करी, ठीक है, 20-25 मिलियन डॉलर की थी, ज्यादा नहीं थी। मैं तो ये वो पूछना सिचुएशन चाहता है। हूं, इन तीनों देश के बीच जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के, अगर इसमें कोई भी दुनिया का कोई भी देश अगर कहता है कि हम मध्यस्थता कराकर शांति बहाली करा देंगे, सीज फायर करा देंगे, तो इसमें कहीं भारत झुक जाता है, दब जाता है, भारत की विदेश नीति या कूटनीति हमारी कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। और अगर ऐसा नहीं है तो विपक्ष जो ये गुब्बारा बना रहा है, क्या ये गुब्बारा सिर्फ दिखाने का है? बात यह है कि और ये हो क्यों पा रहा है, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान, जैसे आप कह रहे हैं, हम सब कहते हैं ये पूडल है। पूडल क्या मतलब? पालतू, आप जो भी कहेंगे, पेट है अमेरिका का। तो पाकिस्तान ने जो अपनी पोजीशन बनाई है, उसने अपनी पोजीशन अपनी पूरी सॉवरेनिटी को खो करके बनाई, अपनी इज्जत खो के बनाई। हमने तो कभी नहीं करा वो। सऊदी ने जो मिलिट्री अलायंस करी पाकिस्तान से, सऊदी ने अपने मिडिल ईस्ट में इसराइल के खतरे को देखते हुए और खतरों को देखते हुए पाकिस्तान के सोल्जर्स आते हैं, उस एंगल से करी है। ठीक है सर, ओके बोलिए अश्विनी मिश्रा जी। जितना जी, कोई और देश मध्यस्थता करता तो विषय नहीं होता। ये बात हो रही है पाकिस्तान की, हमारे दुश्मन देश अरे की। तो हमारा दुश्मन देश मध्यस्थता कर जब रहा है भी हम क्या? पाकिस्तान के साथ युद्ध में दोबारा जाएंगे, ईरान को हमने पहले ही खो दिया है। ये इजराइल और अमेरिका जिसको सरकार कर रहे थे, वो भी कहावत है कि मूर्ख केवल गाल बजावा। भारतीय जनता पार्टी केवल गाल बजाना जानती है, सच्चाई बताना नहीं जानती है। आप गाल बजाते रहिए, देश को हालत में आप लाकर खड़े कर दिए हैं। अब पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कहीं न कहीं हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। उसका पॉलिटिकल एक चीज बता दीजिए कि पाकिस्तान के लिए गाल बजाने से क्या देश का भला हो जाएगा? पाकिस्तान और मुनीर को बड़ा बताने से, सर मुझे बताइए ना, पाकिस्तान और मुनीर को बड़ा बताने से और देश के प्रधानमंत्री को छोटा बताने से क्या देश का भला हो जाएगा? देश की रेपुटेशन बढ़ जाएगी? अखिल जी, 2 बातें अभी तक आप, सर सबसे आखिर में आपके पास आया हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन 2 बातें बहुत क्लियर हो गई हैं इस डिबेट में अभी तक। एक बात कि पाकिस्तान में ये शांति वार्ता हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तो क्लियर है ही नहीं। अभी व्हाइट हाउस ने भी क्लियर नहीं किया, बल्कि बोल दिया कि भाई अटकलें हैं। कांग्रेस के जो पैनलिस्ट हैं अश्विनी मिश्रा जी, वो भी कह रहे हैं कि 1% अगर हो जाए तो क्या सिर्फ हो जाए, हो सकता है? इसी को मुद्दा बनाकर क्या विपक्ष और कांग्रेस इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश का जो इंटरनेशनल एक इमेज है, उसको छोटा करके दिखाने की कोशिश? आनंद जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान एक कटोरे वाला देश है, भिखारी देश है, एक दुष्ट राष्ट्र। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब अटल जी लाहौर बस यात्रा लेके गए थे और पाकिस्तान ने हमारे साथ कारगिल किया था और हमारे पास एक लेसन था, तो 2014 को उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को स्वेरिंग इन सेरेमनी में मोदी जी ने क्यों बुलाया था? फिर मैं ये जानना चाहता हूं, मोदी जी उस दुष्ट से पाकिस्तान के यहाँ बिरयानी खाने क्यों गए थे? देखिए, आपने गाना सुना होगा, पुराना गाना था, मुझे चाहो न चाहो, गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। क्या कारण है कि रूस जो है वो कह रहा है कि, और अमेरिका मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान को मानता है, बांग्लादेश को मानता है, भारतवर्ष को नहीं मानता पाकिस्तान। ईरान कह रहा है हम पाकिस्तान को तेल देंगे, डिस्काउंट पे देंगे और हम युआन में देंगे, माने चीन की मदद करेंगे। और ब्रिक कंट्रीज का हमारा शेयर है और वहां से गुरवंत सिंह पन्नू को राष्ट्रपति ट्रंप अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाते हैं। तो पाकिस्तान से याराना ये भारतीय जनता पार्टी का क्यों है? ये पाकिस्तान से याराना भारतीय जनता पार्टी का क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूँ। वहां से बिरयानी खाने मोदी जी क्यों गए थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। और आरपी सिंह साहब ने जो पूछा, आरपी सिंह साहब ने पूछा ऑपरेशन सिंदूर में कौन जीता? भारत जीता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जो 40 लोगों की पुलवामा के अंदर मौत हुई, उसकी क्या इंक्वायरी? किसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। आप खड़े थे या नहीं खड़े थे? मुझे सिर्फ ये इंटरेस्ट है, हम 7 आदमी खड़े थे या नहीं खड़े थे। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक संकटों से घिरा हुआ है, जिसकी राजनीति अस्थिर है, जो खुद विवादों से जूझ रहा है, अगर वही अचानक शांतिदूत बनने की बात करे तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? थोड़ा क्या, बहुत अजीब लगता है। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है। पाकिस्तान अब ईरान इजराइल जंग के बीच मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का बदला हुआ रुख, हमले टलने की खबरें हैं और सीज फायर की चर्चाएं तेज है। और इसी बीच पाकिस्तान का इस पूरी तस्वीर में एंट्री लेना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है? ऐसे में सवाल भी उठते हैं कि आखिर इतनी बड़ी जंग के बीच पाकिस्तान मीडिएटर बनकर सामने कैसे आया?
उसकी फॉरेन पॉलिसी में ऐसा क्या खास है जो उसे इस भूमिका में लाता है? अगर पाकिस्तान ये जंग रुकवाने में सफल होता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और भारत खुद ये टॉक्स ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर रहा? साथ ही ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा, क्या वाकई पाकिस्तान की इस पहल से ये जंग रुक पाएगी या नहीं। 23 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बहुत मीनिंगफुल बातचीत हुई और अगले 5 दिन तक उसके गैस प्लांट पर कोई हमला नहीं होगा, जबकि इस बयान के सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान दावा कर रहा है कि अगर दोनों देश बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो वो इस्लामाबाद में सीज फायर पर एक बैठक ऑर्गेनाइज करा सकता है। हालांकि ईरान ने साफ तौर पर किसी भी डायरेक्ट बातचीत से इनकार किया है। अगर ग्राउंड पर चल रही गतिविधियों को देखें तो 22 मार्च को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ट्रंप से बात की। इसके ठीक अगले दिन यानी 23 मार्च को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से कई बार फोन पर बातचीत की। इसी दिन ट्रंप ने बयान दिया कि अगले 5 दिन तक ईरान के गैस प्लांट पर कोई हमला नहीं होगा, यानी साफ संकेत है कि बैक चैनल में कुछ बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान के नेशनल पैनल इस वक्त जुड़ चुका है जो बताएगा ये जंग किस ओर जा रही है, ट्रंप की बातों में कितना दमखम है या एक बार फिर से वो सिर्फ शगुफा भर छोड़ रहे हैं और पाकिस्तान जो ये दम भर रहा है कि भाई वही टॉक्स करवा रहा है, पीस टॉक का इनिशिएटिव वही ले रहा है, वही सर्वे सर्वा है। इस पूरे क्राइसिस में वो एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है, तो जरा वो भी अपने गिरबान में झांक ले, क्योंकि ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि भाई कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह की बातचीत ही नहीं हो रही है। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर पाकिस्तान के शिप को वापस लौटा दिया जाता है आईजीसी द्वारा। तो यानी कि आपके इतने भी रिश्ते नहीं है कि आपने शिप्स क्लियर करा सके, तो भाई आप कौन सी और किसकी बातचीत कर रहे हैं, कौन आपकी सुन रहा है? तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ मिडल ईस्ट एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं सऊदी अरब से सीधे। कार्तिक गौर हैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से जुड़ रही हैं। अंकित अवस्थी शिक्षाविद हैं हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं और नदीम अहमद ईरान अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पूर्णिमा जी आप ही से सवाल पूछूंगी, ट्रंप को गिफ्ट भी मिल गया, रिजीम भी चेंज हो गई, तो भाई मरीन कमांडोज को क्यों उतारने के लिए भेजा गया है? पेंटागन ने क्यों पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में पोस्ट करने के लिए बयान जारी किया है? ट्रंप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? जब सब कुछ जीत लिया, सब कुछ फतेह हो गया, गिफ्ट भी उनके घर पहुंच गया है, तो किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। ट्रंप का अभी तक आपको अगर ये समझ नहीं आया कि ट्रंप हमारे साथ एक्चुअली साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, तो आई थिंक वी आर फॉलोइंग इन आवर ओन एनालिसिस ऑल्सो। उनका एजेंडा सिर्फ आपको कंफ्यूज करना नहीं है, लेकिन न्यूज साइकिल को डोमिनेट करना भी है। आपने एक दिन देखा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस ईरान वॉर और अटैक ऑन ईरान। आपने एक दिन देखा है जब से ट्रंप लिटरली आया है, पिछले 10 साल में उन्होंने हेडलाइन नहीं बनाया। जब प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी हेडलाइन बनाते थे। अब जो पिछले 1 साल में मैंने एक दिन सांस लेने। ईरान जंग पर अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है, भारत दलाल देश नहीं बन सकता। जयशंकर का यह बयान ग्लोबल पावर गेम में पाकिस्तान के मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा है। वो पाकिस्तान जो अमेरिका के कहने पर ईरान हमला करने की ताक में बैठा था, आज मध्यस्थता का ड्रामा कर रहा है। लेकिन क्या मुनीर का यह ड्रामा खुद पाकिस्तान में चल पा रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानियों को ईदी का इनाम दे दिया गया। पहले गाड़ी जाती थी तकरीबन 500 में, अब जाएगी 1000 रुपए में। जी बड़े हालात, अजीब से हालात हैं, अनसर्टेन हालात हैं। पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। अच्छा, हाँ जी। ईरान जंग के चक्कर में दुनिया का तेल और गैस अटक गई, लेकिन पाकिस्तान की तो दाल अटक गई, पाकिस्तान का राजमा अटक गया, यूं कहें कि पाकिस्तान का दाना पानी ही अटक गया। पूरा मुल्क उधार पे चीजें मांगने के लिए, किस मुल्क को हमने नहीं मतलब गए वहां, किस मुल्क में नहीं गए? आप अंदाजा करें, ये को 20 मुल्क आते तो सिर्फ मैंने अभी ट्वीट किया है IMF की चीफ के साथ, $1 अरब, सिर्फ $1 अरब के लिए। अब यहाँ ये कह रहे हैं जी हम ईरान और इसराइल की सुलह करवाने के लिए। मुनीर युद्ध रुकवाएगा या दाना जुटाएगा? जिन तिलों में कोई तेल ही नहीं है, पाई को तरसने वाला मुल्क क्या गारंटी दे सकता है किसी को? आप गारंटर तब बनते हैं जब आपके पास क्रेडिबिलिटी हो। क्या मीर जाफर के पास क्रेडिबिलिटी?
पाकिस्तान युद्ध रुकवाएगा और पाकिस्तान ने इस योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के इस कदम से भारत में हलचल तेज हो गई है। भारत में ये सवाल उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का काम कर सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कहां खड़ा है? क्या भारत के मौन ने और एक तरफा बयानों ने हमें सीज फायर की बातचीत से दूर कर दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान सीज फायर यानी कि युद्ध रुकवाने की बात कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पाकिस्तान बहुत संतुलन बनाकर चल रहा है। वो एक तरफ ईरान से अपने रिश्ते का और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे संबंधों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी हफ्ते अमेरिका और ईरान के बड़े नेताओं के बीच बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रविवार को ट्रंप से बात भी की और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के संपर्क में है। दिलचस्प बात तो यह है कि शरीफ और पेजेश्कियन की बातचीत उसी समय हुई जब ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की अपनी धमकी को टाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े अधिकारी पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ट्रंप टीम के लोगों विटकॉफ और जेरेड कुशनर और ईरान के बीच संपर्क बना रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने पिछले हफ्ते रियाद में अरब देशों को बताया कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करवा रहा है। ईरान इसराइल युद्ध के बीच सीज फायर की पेशकश कर पाकिस्तान अकेला नहीं है। मिस्र, तुर्की समेत कई खाड़ी देश इस संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ईरान और ट्रंप के दूत से बात कर रहा है। मिस्र भी लगातार संपर्क में बना हुआ है। कतर और ओमान जैसे देश पहले से ही इस तरह की भूमिका निभाते आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान की हो रही है क्योंकि वो अचानक इस खेल में मुख्य खिलाड़ी बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की ज्यादा चर्चा की भी अपनी कुछ वजह है। पाकिस्तान में कोई अमेरिकी सैन्य अड्डा नहीं है, इसलिए वो अमेरिका का ऐसा सहयोगी है जिसे अब तक ईरान के किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले का सामना नहीं करना पड़ा है। इसी कारण उसे एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा ईरान के बाद पाकिस्तान शिया मुस्लिम आबादी वाले देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है। साथ ही पाकिस्तान के खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे संबंध है, जिनमें पिछले साल सऊदी अरब के साथ हुआ रक्षा समझौता भी शामिल है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने भी हाल में ईरानी नवरोज के मौके पर अपने संदेश में पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा था कि उन्हें पाकिस्तान के लोगों से खास लगाव है। हालांकि जब अमेरिका से पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली खबर के बारे में पूछा गया तो व्हाइट हाउस की ओर से कुछ अटपटा सा जवाब मिला। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और अमेरिका कभी भी मीडिया के जरिए बातचीत नहीं करता। लेकिन इस खबर पर भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब पाकिस्तान जैसा देश सीज फायर करवा सकता है तो फिर भारत क्या कर रहा है? किसने क्या कहा, आइए देख लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है और भारत की उपेक्षा है और इसके लिए पूरी तरह स्वघोषित विश्व गुरु जिम्मेदार हैं। जयराम रमेश ने कहा कि पाकिस्तान जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बेहद नाजुक स्थिति में था, उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। ईरान पर हमले के 2 दिन पहले ही मोदी की इसराइल यात्रा हमारे राजनीतिक इतिहास में एक बेहद विनाशकारी निर्णय के रूप में दर्ज होगी। प्रधानमंत्री की झप्पी कूटनीति की पूरी तरह पोल खुल चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि इसराइल और अमेरिका ने पीएम मोदी को ईरान युद्ध की मध्यस्थता में क्यों नहीं बुलाया? पाकिस्तान और तुर्की को तो बुलाया है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन भी दिए थे। आखिर ट्रंप कैसा दोस्त है पीएम मोदी का? इसराइल कैसा दोस्त है? आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी एक्स पर लिखा कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, लेकिन समस्या तो ये है कि वो बोलते ही नहीं। उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति मजाक बनकर रह गई है। जिस तरह बीजेपी ने अकेले ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सीज फायर पेशकश की खबर ने सभी को चौंका दिया है। पाकिस्तान युद्ध रुकवा पाएगा या फिर नहीं, इस पर विशेषज्ञों की राय है कि जैसे जैसे हालात गंभीर हो रहे हैं, किसी की भी मध्यस्थता युद्ध नहीं रोक सकती। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, उससे लगता है कि दोनों देशों पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। बहरहाल अब सबकी नजरें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं।